प्यारे बच्चों, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और रचनाकारों की श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं निर्गुण काव्य धारा में प्रेम मार्गी शाखा का प्रवर्तन करने वाले कवि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। तो आइए जानते हैं परीक्षा उपयोगी सभी महत्वपूर्ण तथ्य केवल 5 मिनट में। बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1464 ईस्वी में होता है। अब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको डेट 64 भी मिलेगी, 65 भी मिलेगी, 70 भी मिलेगी, 80 भी मिलेगी, 90 भी मिलेगी। तो क्या ये हर साल पैदा हुए थे? नहीं, एक्चुअली हमें इनका जन्म वर्ष पता ही नहीं है। इस वजह से हम इसे सिर्फ यह मानते हैं कि यह 1500 ईस्वी के आसपास इनका जन्म होता है। तो आपको जो डेट एग्जाम में मिल जाए उसे टिक लगा देना, बस 1500 के आसपास होनी चाहिए वह। और इनका जन्म होता है जायस नगर, अमेठी, उत्तर प्रदेश के पास। अब मैं तुम्हारा 2 मिनट का ध्यान बहुत ही कंसंट्रेटेड वे में चाहता हूँ कि जायसी निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब इसे समझो 2 मिनट के लिए कि निर्गुण क्या होता है, यानी सगुण का अपोजिट। सगुण जो मूर्ति की पूजा करते हैं, तो निर्गुण वो जो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। तो मूर्ति की ना पूजा करने वाले प्रेम मार्गी, यानी प्रेम के मार्ग में जाने वाले। यह प्रेम कौन सा प्रेम होता है और किससे होता है? तो यह प्रेम परमात्मा से होता है। परमात्मा को ये अपनी प्रेमिका यानी कि गर्लफ्रेंड मानते हैं, ठीक है। तो परमात्मा को ये स्त्री मानते हैं और आत्मा यानी खुद को ये पुरुष मानते हैं, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना। अब निर्गुण काव्य धारा की यह बात संत काव्य धारा से टोटली अपोजिट है, उल्टी है। देखो हम समझाते हैं एक बार। निर्गुण काव्य धारा में 2 लोग आते हैं, एक होता है संत मत और एक होता है सूफी मत, ठीक है। संत मत में क्या होता है, ये परमात्मा को पुरुष मानते हैं। जैसे कि आपको किस्सा याद होगा जो मैंने मीरा के वीडियो में बताया था कि उन्होंने कृष्ण को परम पुरुष माना था और जितनी भी लोग उनकी भक्ति करते हुए स्त्रियां बनते हैं, यानी कि ईश्वर जो है वह कौन है? पुरुष है, ठीक है। लेकिन सूफी काव्य धारा में इसका जस्ट अपोजिट होता है। ईश्वर जो होता है वह स्त्री होता है और आत्मा जो है वह पुरुष का रूप लेती है। तो सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा में ये दोनों बातें, ये दोनों सिद्धांत टोटली अपोजिट हैं, इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि निर्गुण प्रेम मार्ग को हिंदी में क्या कहते हैं। तो हम इसे सूफी काव्य धारा कहते हैं और उर्दू में इसे कहा जाता है तसव्वुफ, ठीक है। तो 3 नाम हो गए टोटली इसके। पहला निर्गुण प्रेम मार्ग, दूसरा सूफी काव्य धारा और तीसरा तसव्वुफ, और तीनों एक ही चीज है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब जायसी जी के 2 गुरु माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने शेख मोहिदी और सैयद अशरफ को जायसी के गुरु के रूप में स्वीकार किया है। तो आपको एग्जाम में दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शेख मोहिदी भी उनके गुरु हैं और सैयद अशरफ भी उनके गुरु हैं। अब एक बार ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि दिल्ली के बादशाह शेर शाह सूरी के समकालीन थे जायसी। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस राजा के समकालीन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि शेर शाह सूरी के समकालीन थे जायसी। बच्चों, जायसी के कृत्यों के बारे में बात करें तो उनकी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। एक है पद्मावत, दूसरी है अखरावट और तीसरी है आखिरी कलाम। अब पद्मावत रचना जो है वह अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्न सेन, या जिसे कभी कभी हम रतन सेन कहते हैं, और सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा को दर्शाया गया है, ठीक है। दूसरी है अखरावट। अखरावट यानी आखर, आखर यानी अक्षर। तो देवनागरी लिपि के जितने भी अक्षर हैं, ठीक है, जैसे कि का, खा, गा, इन सभी का प्रयोग करके इन्होंने सैद्धांतिक बातें की हैं कि जीवन में किस तरह का सिद्धांत होना चाहिए। अब इसी को थोड़ा सा ट्रिक लगा के प्रश्न पूछा जाएगा कि किस रचना में 12 खड़ी प्रणाली का प्रयोग किया गया है। तो यह क्या है? काका काका हम पढ़ते हैं ना, काका की कुकू के का, ये क्या है? 12 खड़ी ही है। तो इस प्रणाली का प्रयोग अखरावट में किया गया है। और तीसरी रचना है आखिरी कलाम। अब इसमें देखिए आखिरी शब्द है। आखिरी में जीवन में क्या होता है? मृत्यु होती है। तो मृत्यु यानी कयामत का वर्णन इन्होंने आखिरी कलाम में किया है। अब 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पद्मावत को लेकर के। पद्मावत लिखी तो अवधी भाषा में गई है, परंतु जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वह है फारसी। फारसी लिपि का प्रयोग करके अवधी भाषा में इन्होंने यह प्रथम महाकाव्य रचा था। अब दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि हरदेव बाहरी के हिसाब से इसका जो उपजीव्य ग्रंथ है, जो आधार ग्रंथ है, वह रत्नशेखर कथा है और इसी के आधार पर पद्मावत की रचना जायसी ने की थी। ऐसा कौन कहता है? हरदेव बाहरी जी कहते हैं। हमें फैक्ट के तौर पे यह याद होना चाहिए। बच्चों, 2 मिनट के लिए मैं पद्मावत रचना पे बात करना चाहता हूँ। पद्मावत लिखी किसने है? जायसी ने। कौन है वो? प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक या प्रवर्तन करने वाले कवि। अब
प्रेम मार्गी शाखा यानी कि जो ये ग्रंथ लिखेंगे वह प्रेम मार्ग का ही लिखेंगे। तो इस तरह के ग्रंथों को जो भी सूफी कवियों ने लिखा उसे हम कहते हैं प्रेम आख्यानक ग्रंथ, यानी प्रेम का आख्यान करने वाले ग्रंथ। तो पद्मावत हमारा बनता है प्रेम आख्यानक ग्रंथ, जिसमें 57 खंड है। तो ये +1 क्या है? +1 है उपसंहार। अब आपको एग्जामिनर ट्रिक करने के लिए यह पूछ सकता है कि कितने खंड है पद्मावती में, और 57 आंसर में ना हो तो आपको 58 का चयन करना है, और अगर 57 और 58 दोनों हो तो आपको 57 का चयन करना है। अब पद्मावत फारसी की मसनवी शैली में लिखा गया। यह शैली कौन सी होती है? जिसमें हम सबसे पहले ईश्वर की वंदना करते हैं, उसके बाद उस निज़ाम का जो शाही वक्त है, जो राजा है, उसकी स्तुति करते हैं, और फिर तीसरे स्टेप में आता है जहाँ कथानक की शुरुआत होती है। और कभी कभी हम यह भी देखते हैं कि ईश्वर वंदना के बाद पैगंबर यानी गुरु की भी स्तुति की गई है। अब पद्मावत में 7 एक 7 का संयोजन है। कहने का अर्थ है कि 7 चौपाई लिखी गई, फिर 1 दोहा, फिर 7 चौपाई। अब इसे कहते हैं हम बड़ी मसनवी। एक छोटी मसनवी होती है जिसमें 5 एक 5 का संयोजन होता है, 5 चौपाई, 1 दोहा, फिर चौपाई। ठीक है, तो इस तरह के संयोजन में भी प्रेम आख्यानक ग्रंथ लिखे गए हैं, और इस तरह के संयोजन में भी ज्यादातर 5 एक 5 के, पर पद्मावत 7 एक 7 के संयोजन में लिखा गया है। अब पद्मावत में जो मुख्य रस हमें दिखाई देता है वह श्रृंगार रस, और एग्जामिनर ट्रिक करने के लिए यह पूछेगा कि पद्मावत का स्थायी भाव क्या है। तो अगर आपने मेरा रस और स्थायी भाव का वीडियो देखा है तो आपको पता है कि इसका स्थायी भाव बनता है रति। ठीक है, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। इस ग्रंथ के जो नायक और नायिका हैं उनकी अलौकिक प्रेम कथा है, जिसमें नायक है रतन सेन और पद्मावती है नायिका। नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि मानी जाती है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और क्यों कहा अनुपम निधि? क्योंकि इसमें 12 मासा का वर्णन है। अब यह 12 मासा में क्या होता है कि जब रतन सेन, नागमती जो उसकी पत्नी होती है, रतन सेन उसे छोड़ के चला जाता है, तो किस प्रकार से वह 12 महीने वियोग करती है उसका वर्णन है, और इसकी शुरुआत होती है आषाढ़ महीने से। ठीक है, इसमें दोहा और चौपाई चंद है, जो मैं कई बार बता चुका हूं, और इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। पद्मावत को लेकर के कई आलोचकों के कुछ कथन है, जैसे कि विजय देव नारायण शाही ने इसे हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक यानी दुखद अंत जिसका होता है उसे हम ट्रेजिक घटना कहते हैं। तो आपको पता है कि पद्मावती, अगर आपने फिल्म देखा है तो आपको पता है कि बाद में वे सती होती हैं, और इस प्रकार की कुछ कहानी है। तो यह एक ट्रेजिक घटना से अंत होता है इसका, इस वजह से हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कथा विजय देव नारायण शाही ने कहा है। अब आप इसे देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने इसे रूपलोक कहा, क्योंकि पद्मावती जो थी रूपवती थी, और खिलजी भी इसी वजह से अटैक करता, और रतन सेन को तोता जो है वह उनके रूप के बारे में ही बताता। इस वजह से यह कथा पूरे रूपलोक के अराउंड घूमती हुई हमें दिखाई देती है। अब पद्मावत में जो नायक है वह रतन सेन है, और रतन सेन की प्रशंसा भी की गई। तो क्या यह रीतिकालीन ग्रंथों जैसा है? नहीं, ये एक प्रेम आख्यानक ग्रंथ ही है, और इसे इस तरह की विशेषता देने के लिए जिसमें लौकिक प्रेम से प्रेम अलौकिक प्रेम तक बढ़ता है, जिसे इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफर कहते हैं, यह दिखाने के लिए जायसी ने सभी पात्रों को प्रतीक के रूप में स्थापित किया है। और यह प्रतीक एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जहां चित्तौड़ जो है वह मानव का शरीर है, राजा उसका मन है। तो राजा कौन है? रतन सेन। तो रतन सेन उसका मन बन जाता है। सिंघल उसका हृदय, पद्मिनी बुद्धि का प्रतीक है, सुग्गा यानी जो तोता है वह गुरु का प्रतीक है, और नागमती लौकिक जीवन। नागमती रतन सेन की पत्नी थी, वह लौकिक जीवन के रूप में हमें दिखाई देती है। राघव चेतन शैतान है, और अलाउद्दीन जो है वह माया का प्रतीक बन के हमारे सामने आता है। अब हमने सारी बातें तो जान ली, सिवाय इसके कि इसका प्रकाशन कब होता है। तो इसको लेकर के यानी लिखा कब गया है, तो इसको लेकर के 3 डेट्स हमारे सामने आती हैं, 1540, 47 और 1520। 1520 के पीछे तथ्य यह है कि जायसी की एक पंक्ति है, सन 927 आह कथा आरंभ बैन कवि कहा। तो बैन कवि क्या पद्मावत के बारे में ही कह रहे हैं? इसको लेकर के तथ्य हमारे पास कम है। तो इसको सिर्फ कुछ आलोचक मानते हैं कि 1520 में यह लिखा गया, परंतु कुछ नहीं मानते। कुछ अन्य शोध अनुसार यह डेट 1547 तय की गई, पर जो सर्वमान्य है वह है 1540। यानी 1540 के आधार पर माना गया। मंझन ने मधुमालती ग्रंथ लिखा था, और उन्होंने यह बोला कि उन्होंने यह ग्रंथ 5 वर्ष बाद लिखा पद्मावत ग्रंथ के। तो इससे 2 बातें समझ में आती हैं कि अगर 1540 में पद्मावत लिखा गया तो मधुमालती कब लिखा गया? 1545 में। और इसके तथ्य हमारे पास सर्वमान्य रूप में हैं। तो 1545 में अगर मधुमालती आता है तो 5 साल पहले यानी 1540 में पद्मावत की रचना की जाती है, और इसी तथ्य को हम मानते हैं। परंतु अगर आपको एग्जामिनर में 1540 एग्जामिनर ना दे तो आपको 47 या 20 में भी एक का चयन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। बच्चों, जायसी की रचनाओं के बारे में बात करें तो उनकी 12 रचनाएं हैं, परंतु हमारे पास 7 ही उपलब्ध हैं, जो हैं पहली पद्मावत, दूसरा अखरावट, तीसरा चित्ररेखा, चौथा कहरनामा, 5वां मसलानामा, 6वां आखिरी कलाम और 7वां कन्हावत। अब इसके साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि यह ग्रंथ जायसी ने ही लिखा है, पर हम यह मानते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको जायसी का चयन करना है, परंतु यह दिमाग में बांध के नहीं रखना कि कन्हावत जायसी की भी है। शोध में चीजें निकल के आती रहती हैं।
तो आपको ये 7 ग्रंथ पता होने चाहिए जो जायसी द्वारा रचित हैं। बढ़ते हैं आगे। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है जायसी ग्रंथावली और इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस ग्रंथ से कई सारे कथन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उन्होंने जायसी के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले उन्होंने उनके काव्य को प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य स्थापित किया है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि जीवन में हर प्रकार के रस होते हैं, वैसे ही उनके काव्य में हर प्रकार के रस की एकता हमें देखने को मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, जायसी के काव्य में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौड़ है। अर्थात रतन सेन या नागमती का अगर आपने वियोग खंड पढ़ा है तो आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से मानसिक पीड़ा से नागमती गुजरती है। उसके बाद वाक्य रचना, ये थोड़ा सा एक निगेटिव सा कमेंट हमें दिखाई देता है कि वाक्य रचना स्वच्छ होने पर भी तुलसी सी सुव्यवस्थित रचना नहीं है। अब तुलसी ने भी रामचरितमानस की अवधि में रचना की है, पर उनकी अवधि जो है वह परिष्कृत अवधि है, परंतु जो जायसी की अवधि है वह ठेठ ग्रामीण अवधि है। इस वजह से और ग्रामीण यानी कोई ग्राम में अगर कोई गांव में भाषा बोलता है तो वह व्याकरण लगा के नहीं बोलता है, वह इस हिसाब से बोलता है जैसे लोग बोल रहे होते हैं, तो उसमें व्याकरण धर्म नहीं होता है, यानी सुव्यवस्था नहीं होती। इस वजह से रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि वाक्य रचना स्वच्छ है पर सुव्यवस्थित नहीं है। इसके बाद जायसी की भाषा देशी सांचे में ढली हुई, हिंदुओं के घरेलू भाव से भरी हृदय ग्राहिणी, यानी देसी सांचे में ढली हुई है बेसिकली। इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह का एक कथन है, उन्होंने कहा कि सूफी कवियों में एक ही कवि हैं जायसी, बाकी शेष लकीर के फकीर हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या बात है, लकीर के फकीर, बाकी सूफी कवि हैं और सूफी कवि एक ही हैं जो है जायसी बच्चन सिंह के हिसाब से। अब जायसी की अवधि जो है वो अवधि का अर्धान है। अब जब मैंने आपको बताया कि गांव की भाषा की एक महक होती है, जब आप वहाँ जाते हैं उसे सुनते हैं और वह महक आप महसूस करते हैं, और अर्धान का अर्थ होता है सुगंध या महक। इस वजह से जायसी की अवधि को जैसे गांव की एक महक होती है उसी तरह अवधि की एक महक बच्चन सिंह ने माना है। तो इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह के अन्य रचनाकार के साथ 5 मिनट के वीडियो में। तब तक ध्यान रखें अपना। शुक्रिया।